नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैट्रिक के छात्रों को मिला स्क्रूटनी का मौका। कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। स्टोन क्रशर यूनिट्स को 12 फुट ऊंची दीवार बनाना हुआ अनिवार्य। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा फाइन। बिहार में लोजपा के एकमात्र विधायक ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NCHMCT ने 10वीं और 12वीं पास के लिए निकाली रिक्तियां। सरकार के संस्थान नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, LDC और अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए 12वीं पास एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही LDC के लिए 10वीं पास एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 1 साल का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 9 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट www.nchm.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। मैट्रिक के छात्रों को मिला स्क्रूटनी का मौका। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के नतीजे जारी हो चुके हैं। इस बार कुल 78.17% छात्र पास हुए हैं। इनमें से लगभग 101 छात्र ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब बिहार बोर्ड आगे की प्रक्रिया में भी जुट गया है। मैट्रिक की परीक्षा में आए नंबरों से अगर कोई छात्र नाखुश है तो वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी के लिए छात्रों की तरफ से आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रहे, स्क्रूटनी को लेकर छात्रों को हर एक विषय के लिए 70 रुपए की फीस भरनी होगी। इसके साथ ही आप ऑनलाइन ही आवेदन भर सकते हैं। मुंगेर के गोयनका शिवालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तालाब के बीच बने गोयनका शिवालय श्रद्धालुओं के साथ ही मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल पौधे आदि मंदिर के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है, इसलिए लोग इसे मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गोयनका परिवार द्वारा अपने ईस्ट एवं कुल देवता के निजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में कराया गया। श्वेत संगमरमर से एवं जल से अवस्थित शिवालय श्री वैद्यनाथेश्वर स्तंभ पर विराजित है। कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच नीतीश कुमार ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सभी DM, SP और SSP के साथ कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने सभी फ्रंटलाइन वर्कर जो काम में लगे हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट करवाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करने, सार्वजनिक आयोजन में सीमित संख्या में ही लोग शामिल करने और पिछले बार के अनुभव से रणनीति बनाने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से सजग रहने की भी अपील की है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का नैवेद्यम को FSSAI ने माना सबसे शुद्ध। पटना के महावीर हनुमान मंदिर में मिलने वाला भोग नैवेद्यम पूरी तरह से शुद्ध और हाइजीनिक है। इसके तहत FSSAI ने प्रमाण पत्र जारी किया है और इसकी शुद्धता की गारंटी ली है। इसके साथ ही महावीर मंदिर देश का 10वां ऐसा मंदिर बन चुका है जहां भोग लगाए जाने वाले प्रसाद के लिए FSSAI ने प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके साथ ही महावीर मंदिर को ब्लेसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ का प्रसिद्ध नैवेद्यम देश के टॉप 10 मंदिरों के भोग में शामिल हो गया है। ग्रामीण बैंक कर्मी करेंगे 2 दिवसीय हड़ताल। अगले महीने मई के पहले सप्ताह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 1 लाख से अधिक कर्मी 2 दिन के लिए देशव्यापी बैंक हड़ताल करेंगे। ये बैंक कर्मी पिछले 4 महीने से वेतन में बढ़ोतरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव ने बताया है कि हड़ताल से पहले अप्रैल के तीसरे सप्ताह के बीच वित्त मंत्री सहित सभी प्रमुख अधिकारियों से दिल्ली में मुलाकात कर वेतन पुनरीक्षण में संशोधन की मांग की जाएगी। दरअसल 31 जनवरी 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक में लागू द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौता ग्रामीण बैंक में भी लागू किया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 1 नवंबर 2017 से बकाये वेतन का भुगतान 9 महीने बाद करने और सुविधाओं को प्रायोजक बैंकों के भरोसे छोड़ दिया है, जिससे देश भर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख कर्मियों में आक्रोश है। स्टोन क्रशर यूनिट्स को 12 फुट ऊंची दीवार बनाना हुआ अनिवार्य। बिहार में प्रदूषण रोकथाम के मद्देनजर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने स्टोन क्रशर यानी पत्थर को तोड़ने वाली इकाइयों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब इन इकाइयों को यूनिट के चारों ओर 12 फुट ऊंची दीवार बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आसपास धूल कणों को फैलने से रोकने के लिए वहां जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था के लिए चारों ओर स्थायी पाइपलाइन लगाने को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत यह पाइपलाइन चारदीवारी के साथ ही जुड़ी रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले 10 फुट ऊंची दीवार
दीवार बनाई जाती थी, जिसके बाद परिषद के द्वारा 20 फुट ऊंची चहारदीवारी बनाने का आदेश जारी किया गया था, मगर संचालनकर्ता की तरफ से 20 फुट ऊंची दीवार के निर्माण में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया गया है। अब 12 फुट ऊंची दीवार बनानी है। मधुबनी में अगस्त तक तैयार होगी मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। मधुबनी के अंधराठाड़ी प्रखंड के मत्स्य नगर रुद्रपुर में केंद्र सरकार ने लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत मखाना प्रोसेसिंग केंद्र का शिलान्यास किया है, जो कि इसी साल अगस्त महीने तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ 3 लाख की लागत से इस यूनिट को बनाया जा रहा है, जबकि इसमें अलग से 27 लाख रुपए सखी संस्था की तरफ से लगाया जाएगा। इस दौरान यूनिट का उद्घाटन करते हुए बिहार सरकार के PHED मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है कि मखाना प्रोसेसिंग यूनिट से प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल की दिशा में मदद मिलेगी। बता दें कि इस यूनिट की मदद से आसपास के मखाना उत्पादक किसान को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही यहां से मखाना उत्पाद की ब्रांडिंग भी की जाएगी। साइबर ठगी के मामले में राजधानी पटना बनी नंबर 1। साइबर क्राइम के मामले में बिहार की राजधानी पटना अव्वल आई है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार राज्य में सबसे अधिक पटना में साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। वहीं पुलिस विभाग के आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई की ओर से संचालित होने वाले साइबर कंट्रोल यूनिट के अनुसार बिहार में गया, नवादा, नालंदा आदि जिलों में साइबर अपराधी अधिक सक्रिय हैं। इसके साथ ही यूनिट ने एक नया खुलासा किया है। जानकारी में यह बात सामने आई है कि पहले बिना OTP बताए ही लोगों के बैंक अकाउंट में बैलेंस शून्य कर दिया जाता है। जब बैलेंस शून्य होता है तो फिर आपसे OTP की जानकारी मांगी जाती है। ऐसे में आपको बात समझ नहीं आती और आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोरोना के कारण नहीं होगा इस महीने किसी भी तरह का आयोजन। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अप्रैल में होने वाले 1 दर्जन से अधिक महोत्सव के आयोजन पर बिहार सरकार ने रोक लगा दी है। इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत अप्रैल में वैशाखी के मौके पर पटना साहिब महोत्सव, महावीर जयंती पर वैशाली महोत्सव, नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव और जमुई में लछुआर महोत्सव, तो वहीं भभुआ में मुंडेश्वरी महोत्सव और गोपालगंज में होने वाले थावे महोत्सव का आयोजन फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं 10 अप्रैल को बेतिया में होने वाले अमृत महोत्सव को भी स्थगित कर दिया गया है। देश की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर होने वाले इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं प्रदेश के कई मंत्री और बड़े नेता आने वाले थे। बीपीएससी 66वीं पीटी पास करने वाले SC/ST को बिहार सरकार देगी 50,000। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं प्रारंभिक परीक्षा पास अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इसके तहत 66वीं बीपीएससी पीटी पास करने वाले SC/ST अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाएंगे और यह केवल बिहार राज्य के स्थायी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। यह राशि का लाभ केवल एक बार के लिए ही मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 10 मई तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदन करने की प्रक्रिया और विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in से जाकर के ली जा सकती है। चीफ जस्टिस संजय करोल को हुआ कोरोना। देश भर में कोरोना के दूसरे लहर की शुरुआत हो गई है। बिहार में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। इस बीच पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें, संजय करोल हाल ही में कटिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। इस दौरान उनका काफिला भी उनके साथ था। वहीं अब उनके पॉजिटिव आने के बाद सभी लोगों से अपना जांच करवाने की अपील की गई है। कोरोना के माहौल में हो रही वृद्धि के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टेस्टिंग को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। लालू यादव के स्वास्थ्य में 3-4 सप्ताह में दिख सकता है सुधार। चारा घोटाले में सजायाफ्ता और राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर एम्स की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र जेल प्रशासन को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को स्थिर होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है। एम्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार तो जरूर हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि उन्हें एम्स से रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल उनका इलाज एम्स में जारी रहेगा। आपको बताते चले कि राजद सुप्रीमो का पिछले 2.5 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। जांच में उन्हें 18 प्रकार की बीमारी होने की पुष्टि की गई थी। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा फाइन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है। खासकर यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं परिवहन विभाग की तरफ से भी लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने ETV भारत न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में बताया है कि सार्वजनिक बसों में भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके तहत लोगों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए पहले तो समझाया जा रहा है और नहीं मानने पर फाइन भी लिया जा रहा है, ताकि लोग मास्क पहने और संक्रमण से खुद को बचा सके। कोरोना काल में
में बिहार सरकार नहीं होने देगी श्रमिकों का पलायन। सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक बयान में कहा है कि राज्य में महामारी के चलते श्रमिकों को 2 जून की रोटी के लिए राज्य से बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। श्रमिकों द्वारा काम मांगने पर राज्य के अंदर ही मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिनों का काम मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत अधिकारियों को योजना बनाने का आदेश दे दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत केंद्र से 785 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जिसके बाद महामारी और लोगों की जरूरत को देखते हुए राज्य में इस बार 22 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। पिछली बार 18 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था। बिहार सरकार के आग्रह पर केंद्र ने इसे बढ़ाकर 22 करोड़ से भी अधिक कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि लोग जितना काम मांगे उतने ही मानव दिवस सृजित कर दिए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन विभिन्न जिलों के डीएम के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत निदेशक अभियोजन के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता में सुधार के लिए आवश्यक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सरकार के सभी शहरों में वृद्धजन आश्रय स्थल का संचालन किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही बिहार के विभिन्न महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटी में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी पर मुहर लगी है। इनकी नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति और इनकी नियुक्ति संबंधी सेवा शर्त में संशोधन की स्वीकृति समेत अन्य एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। लू को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी। राज्य में आने वाले समय में लू का खतरा मंडरा रहा है। वहीं है पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर के अनुसार मार्च में जहां बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो वहीं अप्रैल महीने में भी खतरा बरकरार है और इसे लेकर अब बिहार के सभी जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के द्वारा गर्मी में हीट वेव के कारण होने वाली अगलगी से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां फायर टेंडर्स की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। हॉटस्पॉट पर पहुंचने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसके साथ ही वाहनों के लिए मशीन एवं उपकरण मद से स्थानीय स्तर पर खरीदारी की गई है। बिहार के एक डीएम समेत 2 आईएएस का हुआ तबादला। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के एक डीएम समेत 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही एक आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, जिसके तहत कटिहार के डीएम कंवल तनुज को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वित्त विभाग में अपर सचिव उदयन मिश्रा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कटिहार का डीएम बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के आयुक्त मनीष कुमार को दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिना टेंडर निकले ही खास ठेकेदारों को दिया जा रहा है टेंडर। राज्य में बिना टेंडर निकले ही कुछ खास ठेकेदारों को पहले ही ठेका दिए जाने की शिकायत मिली है, जिसके बाद लोकायुक्त में इसकी सुनवाई हुई, जिसके तहत भवन निर्माण विभाग हरकत में आ गई है। लोकायुक्त के आदेश पत्र मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग ने इससे संबंधित सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं से 15 दिन में पूरी जानकारी मांगी है। लोकायुक्त कोर्ट में इस केस की सुनवाई अब अगले महीने 12 मई को होगी। मधुबनी मामले में तेजस्वी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बिहार के मधुबनी जिले के महमदपुर में 5 लोगों की सामूहिक जान लेने की घटना के बाद अब सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। इस दौरान विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने मधुबनी के महमदपुर गांव वो पहुंचे थे। तेजस्वी यादव के साथ राजद द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं मधुबनी रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर ट्वीट कर हमला भी किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम वोट बैंक की नहीं, समता, न्याय मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की राजनीति करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते सभी के दुख सुख में साथ खड़ा रहना मेरा नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्य है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 2 दिवसीय भारत अफ्रीकी पहली शिखर बैठक नई दिल्ली में आज के दिन शुरू हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस को 1998 में महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा आज के दिन हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य मामलों की एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1948 में स्थापना हुई, इसलिए आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभिनेता जितेंद्र का जन्म 1942 में आज के दिन हुआ था। 2014 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। बिहार में लोजपा के एकमात्र विधायक ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। बिहार लोजपा में जिस बड़ी टूट का अंदाजा लगाया जा रहा था वो सच साबित हो गया है, जिसके तहत ही लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राजकुमार सिंह लंबे समय से जदयू के संपर्क में थे। वो जदयू के मंत्री अशोक चौधरी से लगातार मिल रहे थे। नीतीश कुमार से भी मिलकर वो आए थे। हालांकि मीडिया जब भी ये पूछती थी कि जदयू में कब शामिल होंगे तो वो इस सवाल को टालते देखे गए थे, मगर बीते दिन सभी अटकलों को स्वीकारते हुए उन्होंने लोजपा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
आधार कार्ड में अब आसानी से बदलवा सकते हैं अपना नंबर। आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। काम चाहे जो भी हो, आधार कार्ड की जरूरत आज के समय में हर क्षेत्र में है। ऐसे में अगर आपने गलती से अपने गलत नंबर को डाल दिया है या फिर जो नंबर आपने आधार कार्ड में दिया है उसका इस्तेमाल अब आप नहीं करते हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर बदलवाने के लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट M-आधार ऐप या फिर 1947 पर कॉल करके अपने निकटतम आधार सेवा केंद्र को लोकेट करें। आप बिना किसी दस्तावेज के ऑनलाइन ही निकटतम आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लेकर तय दिन पर आपको अपना मोबाइल लेकर निकटतम आधार सेवा केंद्र पर विजिट करना होगा। यहाँ आपको एक अपडेट फॉर्म भरना होगा जिसके बाद आपका नंबर बदल दिया जाएगा। इसको लेकर आपको 50 रुपए फीस के रूप में भी देने होंगे। आकाश चोपड़ा ने बताई दिल्ली कैपिटल्स के संभावित 11 टीम। आईपीएल का आगाज अब बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। वहीं आईपीएल को लेकर ही प्लेइंग 11 की चर्चा भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने संभावित प्लेइंग 11 जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे उनके नाम को साझा किया है, जिसके तहत आकाश ने दिल्ली के प्लेइंग 11 में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, शिमरोन हेटमायर, मार्क स्टोइनिस, अमित मिश्रा, आर अश्विन, एनरिच नोटजे, कगिसो रबाडा, ईशांत शर्मा, उमेश यादव का नाम लिया है। शिक्षण संस्थानों को बंद करने के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक। बिहार में कोरोना के मामलों में नई रफ्तार देखने को मिल रही है, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 12 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी किया था और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने पर जोर देने की बात कही थी। इन सबके बीच अब शिक्षकों ने बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही आक्रोशित शिक्षकों ने पटना सिटी के भगत सिंह चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से शिक्षण संस्थान को खोले जाने की मांग शुरू कर दी। शिक्षकों का कहना है कि पूरे राज्य में सभी मॉल, पार्क, अन्य संस्थान खुले हुए हैं और सरकार सिर्फ शिक्षण संस्थानों पर रोक लगा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, मल्होत्रा कुमार, राम बाबू कुमार, अंजन कुमार, राजेश सिंह, पंकज कुमार, शिवम कुमार, शंकर मुखिया, चंदन प्रकाश, इंदु सिंह, रुचि कुमारी, कमलेश राज, कमलेश सिंह, अमित शर्मा, दानिश जहन, रोहित कुमार, अंशु कुमार, अंजू शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच क्या आप कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।